मैकेनिक इंजन के प्यारे बच्चों, आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें पहला प्रश्न है, वर्ग सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है। तो सी क्लासिफिकेशन है वो गैसीय आग के लिए होती है। ठीक है, तो उसमें आपका दिया है फोम यानी झाग टाइप, पानी से भरा हुआ, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो गैसीय आग है उसके लिए ड्राई पाउडर यानी सी ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है। आपको पता है आग 3 कारकों से लगती है, ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा। अब क्या होता है, किसी भी आग को जब आग लगी होती है तो आग को बुझाने के लिए इन तीनों में से किसी एक को नियंत्रित करना पड़ता है। तो जैसे आप सपोज करेंगे अगर मुझे आग लग गई और उस आग को बुझाने के लिए आपने मेरे ऊपर कंबल डाल दिया, तो उस कंबल ने मेरे शरीर पर जो ऑक्सीजन गैस है उसको उसने कवर कर दिया, यानी उसको उस ऑक्सीजन गैस का दम घोट दिया। तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे इसमें उत्तर डी सही होगा, स्मूथनिंग बोलते हैं। स्मूथनिंग का मतलब होता है दम घोटना, यानी आग लगे हुए आदमी के ऊपर अगर आपने कंबल डाल दिया तो कंबल क्या करती है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को दबा देती है, यानी उस ऑक्सीजन को दम घोट देती है, यानी ऑक्सीजन को हटा देगी। तो तीन कारकों की जो आग है उसमें से एक ऑक्सीजन हट गई तो ईंधन और ऊष्मा दोनों से अकेले से आग नहीं लगेगी, तो आग वो बुझ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है। यानी आग 4 प्रकार की बताई थी जिनका क्लासिफिकेशन ए बी सी डी होता है। तो जो लकड़ी है, लकड़ी की आग को कार्बोनेशियम आग भी बोलते हैं। जो लकड़ी, गत्ता, कागज, चमड़ा, इनसे आग लगती है, तो जो लकड़ी की आग है उसका क्लासिफिकेशन ए होगा। अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है। यानी जैसे हम गाड़ी है, उस गाड़ी को वर्कशॉप में ले गए और मिस्त्री ने क्या किया, उस गाड़ी के इंजन का मोबिल ऑयल, जिसको इंजन ऑयल बोलते हैं, वो इंजन ऑयल उसने बदली कर दिया, यानी जिसको हम सर्विस बोलते हैं। सर्विस करने के बाद में क्या करना चाहिए, उस तेल को कैसे स्टोर करना चाहिए, कैसे उसका रख रखाव करना है। तो इस प्रश्न में ये बोला गया है कि जो तेल है, जो इस्तेमाल किया हुआ तेल है, उसको कैसे निपटान किया जाता है। तो उसके लिए इसका सही आंसर डी होगा कि अपशिष्ट तेल को कंटेनर में भर के और उसको पंजीकृत जो भी रजिस्टर्ड विक्रेता उसको बेच देना चाहिए। यानी तेल, उस इस्तेमाल किए हुए तेल को बिखेरना नहीं है क्योंकि वो जहरीला होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा शब्द यहाँ जिसको एनर्जी बोलते हैं, तो ऊर्जा आप कह सकते हैं जैसे लाइट है, लाइट भी एक ऊर्जा है, पानी भी एक ऊर्जा है, डीजल, पेट्रोल, ये सब ऊर्जा है। जो खाना हम खाते हैं वो भी हमारे लिए ऊर्जा है, उसी ऊर्जा से तो हम अपना शरीर को चलाते हैं। तो ये बोलता है प्रश्न में कि उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए, उत्पादन कम ना हो और कचरे को कम करने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए क्या है, इसमें सही आंसर जो होगा वो सी होगा, ऊर्जा की बचत करना है। जैसे अपने घर हैं, घरों में अगर 24 घंटा हम लाइट जलाकर अगर कमरे में रोशनी रखेंगे तो लाइट का बिल आएगा, और लाइट है वो बिजली है वो खपत होगी। तो वो एक खपत को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, खर्चे को बचाने के लिए क्या करते हैं कि घरों के मकानों में रोशनदान और जो खिड़कियां हैं वो रख देते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश है वो कमरों में आता रहे। तो जो लाइट की हम बचत कर रहे हैं वो हमारे लिए, वो लाइट की बचत एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को पैसे की भी बचत कर रहे हैं, पैसा भी एक ऊर्जा है। तो इसलिए उसमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को, प्रश्न को हल करने के लिए ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा का बचत करना चाहिए। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, नए बल्ब के साथ
नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा की खपत कम होती है? तो वही शब्द ऊर्जा की आ गई, तो यानी इसमें आंसर डी सही होगा कि यानी आपने ऊर्जा का संरक्षण किया। जैसे बल्ब आते थे पहले, उन बल्बों को 60 वाट का या 100 वाट का आता था, और आजकल एलईडी बल्ब आते हैं, तो एक बल्ब 60 वाट का, उसकी जगह आप 10 एलईडी बल्ब को इस्तेमाल करेंगे तो आपने क्या है 10 पॉइंटों को कवर कर दिया 10 एलईडी से, तो आपने बिजली की बचत कर दी, यानी एक ऊर्जा की बचत कर दी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पुराने बल्ब निकाल के उसकी जगह नए एलईडी बल्ब लगा दिए, तो आपने क्या किया, ऊर्जा का संरक्षण किया, ऊर्जा की खपत को बचाया। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं? ऊर्जा संरक्षण से मतलब है कि कोई भी चीज की वेस्टेज यानी खपत को नियंत्रित करना। नियंत्रित जैसे अपने घर में पानी के नल हैं और नल में अगर पानी वेस्ट हो रहा है, लीक हो रहा है, तो वो एक पानी की ऊर्जा को हम क्या है वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही पानी अगर किसी दूसरे घर में जाएगा तो उस घर की जरूरत को पूरा कर सकता है। या लाइट, हम अपने घरों में फालतू की लाइट बिना मतलब सारी चीज़ें ऑन रखते हैं जिससे बिजली है वो खपत हो रही है, और वही अगर हम स्विच बंद कर देंगे तो वही बिजली है वो किसी और दूसरी फैक्ट्री, कारखाने या घर में इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, उसका सदुपयोग होगा। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज़ का दुरुपयोग रोकने के लिए किसी भी चीज़ की बचत करना। जैसे आपको बताया कि बल्ब है जो पहले जिसको हम लोटिया बोलते हैं, वो बल्ब 60 वाट का 100 वाट का एक पॉइंट पर लगाते थे, और आजकल क्या है उसी पॉइंट पर 10 वाट का या 6 वाट का बल्ब लगा लेते हैं। तो यानी एक 60 वाट के बोल्ट की जगह बल्ब की जगह हम 10 एलईडी बल्ब लगा के ऊर्जा का बचत कर रहे हैं। तो ऊर्जा की बचत के कई प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। एक होती है माइनर मतलब छोटे रूप में, जिसको क्या बोलते हैं, सरसरी नज़र से किसी चीज़ को देख लेना। जैसे गाड़ी है, गाड़ी आप ले लीजिए, गाड़ी में क्या होता है, जैसे सुबह हम गाड़ी को तो कहीं जाना होता है तो गाड़ी के चारों तरफ नज़र मारते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, माइनर यानी छोटे रूप से देखते हैं। और एक होता है मीडियम, यानी थोड़ा बोनट खोल के उसमें फिर चेक करते हैं कहीं लीकिंग पिकिंग तो नहीं है, कहीं तार तो लूज नहीं है। और एक होता है गहराई से, यानी जिसको मेजर बोलते हैं। मेजर मतलब गहराई से किसी चीज़ की छानबीन करना कि इंजन में आवाज़ तो नहीं आ रही है, टायर के बेरिंग तो नहीं बोल रहे हैं। तो इस हिसाब से ऊर्जा की बचत को चेक करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीकों, पहला कौन सा है, माइनर यानी सरसरी नजर मारना। दूसरा होता है मीडियम मतलब मध्यम का मतलब ये होता है कि आपने थोड़ा सा बोनट कवर वगैरह खोल के थोड़ा गहराई से देखा। और थर्ड होता है मेजर का मतलब बहुत ही गहराई से आपने किसी चीज़ की छानबीन करी। तो इस प्रश्न में भी ऐसे बोल रहा है कि ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करने के प्रमुख अवसर कौन से हैं? अब पुराने टाइप की मशीनें हैं, वो सारी की सारी बिजली की बहुत भारी खपत करती हैं। आजकल सारी मशीनें कंप्यूटराइज आ रही हैं, तो जो पुरानी मशीनें वो तो क्या है, लठखड़ाकर बोलो भाषा में, यानी वो तो एक धक्का स्टार्ट है, बिजली खूब खाती हैं, दबा के खाते हैं। जैसे फ्रीज है, फ्रीज कई टाइप की आती हैं, फ्रीज 4 स्टार आती है, फ्रीज 5 स्टार आती है, फ्रीज 7 स्टार आती है। तो उनमें क्या होता है, बिजली की खपत को मिनिमाइज किया गया होता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इस प्रश्न में जैसे ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा की बचत को प्रमुख अवसर कौन सा है, तो इसमें ये दिया गया है रिसाव को रोकना, ये भी अगर तेल पानी का रिसाव उसको रोकना, वो भी एक ऊर्जा का आपने संरक्षण किया है। लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट मशीनरी यानी रिप्लेसमेंट का क्या होता है, पुरानी मशीनों को बदली करना और नई मशीन लगा देना। तो इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, रिप्लेसमेंट मशीन यानी पुरानी मशीनों को निकाल के और नई आज की आधुनिक मशीनें वो लगाना। नेक्स्ट, पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है? पुरानी मशीनें आपने बदली करना है, उन पुरानी मशीनों को कबाड़ में बेच दिया और उनकी जगह नई मशीन लगाएंगे, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? तो ये थर्ड कैटेगरी में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेजर बोलते हैं। मेजर ऊर्जा संरक्षण के उपाय में बोलते हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा, मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी। मतलब अवसर, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण। तो प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर यानी बी प्रश्न है वो इसका सही होगा।
किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है? जैसे आप अपने आईटीआई ले लो, आईटीआई में पानी की पाइपलाइन है वो बिछी हुई है, और उन पाइपों में पानी लीक हो रहा है, रिसाव हो रहा है, तो क्या होगा? टंकी खाली हो जाएगी। टंकी खाली हो जाएगी, जब जरूरत पड़ेगी तो हमें पानी नहीं मिलेगा। तो अब उस चीज को हम क्या करते हैं, सरसरी नजर मारते हैं, यारो देखो कहाँ पानी लीक हो रहा है, टंकी खाली हो रही है, कौन सी टेप से या टूटी से पानी लीक हो रहा है। तो उसको हमें सरसरी नजर से देखा और देखने बाद में उस चीज को हमने सही किया। तो हमने क्या कर दिया, पानी का जो वेस्टेज हो रहा था, पानी का जो रिसाव हो रहा था, जो पानी लीक हो रहा था, उसको हमने रोक दिया। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? माइनर में आता है, माइनर एनर्जी, यानी इसका सही आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट, विच मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से हैं? जैसे ऊर्जा की बचत के अवसर यानी मौके 3 प्रकार के बताए थे, माइनर, मध्यम और मेजर। तो जो मध्यम कौन सी में आता है? जैसे अपने घर है, घरों में मिक्सी होती है, प्रेस भी होती है, पंखे भी हैं और हैं। तो ये क्या, थोड़ा सा सरसरी निगाह से, थोड़ा गहराई से हम उनको देखते हैं तो कि भाई बिजली ये तो बहुत खा रहे हैं, तो इनको बदली करना चाहिए। आजकल आधुनिक पंखे, प्रेस, मिक्सी, ग्राइंडर, जूसर ये आ रहे हैं, तो वो हमें बदली करना चाहिए क्योंकि आधुनिक आ रहे हैं। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? मौजूदा घर के अंदर जो उपकरण है उनको बदली करना। तो इसका सही आंसर डी है, मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन, यानी जो घर के अंदर पुराने टाइप के जो उपकरण है उन सबको बदली करना। नेक्स्ट प्रश्न, आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के अंदर ये आपको वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है, वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है। इस वर्नियर कैलिपर को आपने देखा है, ये है वर्नियर कैलिपर, ये है वर्नियर कैलिपर जो 3 काम करता है। किसी भी जॉब का आंतरिक व्यास मापेगा, किसी भी जॉब का ये जबड़े जो है वो बाह्य व्यास मापेंगे, और उसके बाद में किसी भी जॉब की गहराई मापेंगे। तो इसी की इसको बोलते हैं बीम। इस बीम के साथ में ये गहराई मापने की बार है। तो ये वर्नियर कैलिपर क्या काम करता है? 3 काम करता है। किसी भी जॉब का आंतरिक व्यास मापना, जैसे आपने इसको लगाया, ये ऐसे लगाया, इसका आंतरिक व्यास, इस बोर का आंतरिक व्यास हम इस वर्नियर कैलिपर पढ़ सकते हैं। अगर किसी भी जॉब का बाह्य व्यास मापना है तो हम इन जबड़ों की सहायता से किसी भी जॉब का बाह्य व्यास माप सकते हैं। और अगर गहराई की बात आती है तो हम किसी भी जॉब का गहराई, इस गहराई बार को किसी भी जॉब के खोखले में डालेंगे और ये बीम इसके ऊपर टिक जाएगी। उसके बाद में हम गहराई को भी इस वर्नियर कैलिपर की मदद से पढ़ सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर 3 काम करता है, किसी जॉब का बाह्य व्यास, आंतरिक व्यास और जॉब की गहराई को मापता है। तो अभी इस चित्र में आपको पूछा गया है कि एक्स क्या है? एक्स है वो इस बार को बोला, इस छड़ को बोला गया है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं गहराई मापने वाली ब्लेड या गहराई मापने की छड़। तो इसके भाग आपने देख लिया, इसको बोलते हैं गहराई मापने की छड़। इसके ऊपर आप स्केल देख रहे हैं, ये एक फुटा टाइप है, इसको बीम बोलते हैं। और ये आप देख रहे होंगे ये आगे पीछे चल रहा है, इसको बोलते हैं चल जबड़ा। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्थिर जबड़ा। इसको क्या बोलते हैं? स्थिर जबड़ा। इसको, और ये स्केल जो रीडिंग आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मुख्य स्केल। उसके बाद में ये जो स्केल चल जबड़े के ऊपर है वो ऊपर इंचों में है और नीचे mm में है। अगला प्रश्न, ये यहां पर ये पूछा है गहराई मापने वाला माइक्रोमीटर। माइक्रो किसको बोलते हैं? न्यून, छोटे से छोटा माप, माइक्रोमीटर। आप इसको देख रहे होंगे, ये है गहराई मापने का माइक्रोमीटर। ये इसका आधार है, ये इसकी स्पिंडल है, इसको, ये इसका स्लीव है जिसके ऊपर आप स्केल देख रहे हैं, स्केल देख रहे हैं। इसको बोलते हैं थिम्बल। इसको क्या बोलते हैं? थिम्बल। और इसको क्या बोलते हैं? रेचेट, जिसको मैंने हाथ से पकड़ा है। तो ये है गहराई मापने का माइक्रोमीटर। तो इस माइक्रोमीटर में इसने पूछा है कि ये जो x है वो क्या है, इसका x है वो क्या है। तो x है वो इसका लोक है, यहाँ इसमें लोक है, इसको x को लोक बोलते हैं। x है वो लोक है, यहाँ पर इसको हम घुमाएंगे तो ये यहाँ से खुलेगा, तो इसको लोक बोलते हैं। अगला प्रश्न,
माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या है? माइक्रोमीटर के बाहर न्यूनतम संख्या क्या है? यानी माइक्रोमीटर है, यह है माइक्रोमीटर, जो जिसको आप देख रहे हैं, ये माइक्रोमीटर है। इस माइक्रोमीटर के भाग, इसको बोलते हैं रैचेट, इसको बोलते हैं रैचेट, जो कि किसी भी जॉब पे लगाने के बाद इसी के द्वारा ही जॉब के ऊपर इसको कसना चाहिए, क्योंकि इससे एक सीमा तक ही दबाव से ये माइक्रोमीटर है जॉब पर कसा जाता है। तो ये इसको बोलते हैं रैचेट। इसके बाद में ये जो आप दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं थिम्बल, और इस थिम्बल के ऊपर स्केल हैं जो कि 50 भागों में बंटी हुई हैं। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, इसको बोलते हैं, ये जो रीडिंग आप दिखाई दे रही हैं, इसको बोलते हैं स्लीव या बैरल, इसको स्लीव या बैरल आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं। जब किसी जॉब के ऊपर माप ले लिया, उसके बाद में ये माइक्रोमीटर घूम न जाए, तो इसके लिए ये माइक्रोमीटर की इस स्पिंडल को लॉक करने के लिए ये है लॉक। इसको बोलते हैं फ्रेम, इसको बोलते हैं फ्रेम, और इसको बोलते हैं एनविल। तो ये इसके भाग हैं। तो ये बोलता है माइक्रोमीटर के बाहर की न्यूनतम संख्या क्या है, यानी माइक्रोमीटर से आप छोटे से छोटा कितना mm तक का नाप ले सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ कि इस माइक्रोमीटर की सीमा लिखी हुई है 25 से 50 mm, 25 से 50 mm। तो और इसके ऊपर साथ ही ये भी लिखा हुआ है 0.01 mm, यानी ये जो 0.01 mm है, ये दर्शाता है कि इस माइक्रोमीटर के द्वारा 1 mm का आप 0.01 mm तक का भाग है वो आप माप सकते हैं। तो यानी इसका छोटे से छोटा लघुत्तम माप क्या है, 0.01 mm तक की मोटाई का भी आप नाप ले सकते हैं। तो एक कोई भी माइक्रोमीटर है, ये बाह्य माप लेने का माइक्रोमीटर है, इसका अल्पत माप जो है वो 0.01 mm है। नेक्स्ट, कौन सा हिस्सा बाह्य माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरे पर समान दबाव सुनिश्चित करता है? जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी जॉब के ऊपर जब हम इसे माप लेते हैं माइक्रोमीटर से, मान लो ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब का हम माप ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जब ये थिम्बल के द्वारा अगर हम कसेंगे, तो जॉब के ऊपर जब स्पिंडल और एनविल टच हो जाएंगे और उनको कसेंगे, तो इसमें हमें कोई अंदाजा नहीं होता है कि कितना दबाव हमने डाला है। मान लो ये लोहे की ट्यूब है, अगर यहीं रबड़ की ट्यूब होती है, तो रबड़ की ट्यूब तो लचीली होती है, तो वो दब जाएगी। तो जब स्पिंडल और एनविल आपस में जॉब के ऊपर टच हो जाते हैं, उस टाइम इस रैचेट के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, कसेंगे जॉब के ऊपर। तो क्या होगा, रैचेट लास्ट में स्लिप मार जाएगा, कसाव को एकदम करेगा। जैसे आप आवाज़ सुनेंगे, आप कर कर की आवाज़ आ रही है, तो उसके बाद में इसके ऊपर ज़्यादा और दाब जॉब के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये सही मापने के लिए इसमें क्या दिया है, इसने दिया है कि रैचेट स्टॉप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, रैचेट स्टॉप। जब जॉब के ऊपर एनविल और स्पिंडल दोनों टच हो जाते हैं, उसके बाद रैचेट से इसको कसना चाहिए, और एक निश्चित दाब तक कसने के बाद में ये रैचेट स्लिप मार जाएगा। अगला है, माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है, यानी माइक्रोमीटर में का वह कौन सा भाग है जो फिक्स रहता है। तो माइक्रोमीटर का जो फिक्स भाग है वो एनविल रहता है। स्पिंडल थिम्बल को जब हम घुमाएंगे तो स्पिंडल आगे पीछे मूव होता है, लेकिन जो एनविल है, ये एनविल स्थिर रहता है, और स्पिंडल जाके ही जॉब के साथ में टच हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है, एनविल, जिसको निहाई बोलते हैं, यानी ये फिक्स जो पॉइंट है ये एनविल है। नेक्स्ट, केमशाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? केमशाफ्ट इंजन के अंदर होती है, जो वाल्वों को खोलती जोड़ती है। तो वो बोलता है कि केमशाफ्ट के जो केमशाफ्ट है उसका बाह्य व्यास मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न के उत्तर हैं, उसमें क्या होगा, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर डी, बाह्य माप लेने वाला माइक्रोमीटर है, उसके द्वारा हम इसका केमशाफ्ट या कोई भी गोलाकार वस्तु का माप लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आउटसाइड माइक्रोमीटर। लेकिन यहाँ एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो वर्नियर कैलिपर है, इससे भी हम केमशाफ्ट या किसी भी गोलाकार वस्तु का बाह्य माप ले सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में वर्नियर कैलिपर का नाम नहीं है।
सिर्फ माइक्रोमीटर का है, तो वो भी कौन सा माइक्रोमीटर, आउटसाइड, यानी जिसको बाह्य माइक्रोमीटर बोलते हैं, उसके द्वारा हम किसी भी चीज़ की गोलाई का माप ले सकते हैं। अगला, बाहर के किलोमीटर यानी अब बाह्य माइक्रोमीटर एनविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है। जो एनविल है, ये एनविल किस धातु की बनी हुई है, ये पूछा गया है। यानी विच मटेरियल यूज्ड इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल, यानी माइक्रोमीटर की एनविल के अंदर कौन सी धातु या कौन से पदार्थ की बनी हुई है। तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी कार्बाइड धातु की ये बनी होती है, क्योंकि ये घिसती नहीं है। अगला, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। अभी आपको मैंने जैसे बताया था कि इसको एनविल बोलते हैं, इसको फ्रेम बोलते हैं, ये स्पिंडल है, ये स्पिंडल लॉक है, इसको स्लीव या बैरल बोलते हैं, ये इसको थिम्बल बोलते हैं, इसको रेचेट बोलते हैं। तो इसी हिसाब से ये पूछा गया है, इसको हम फ्रेम बोलते हैं। इसका सही आंसर बी होगा, जिसको ढांचा हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में फ्रेम कहते हैं। इससे अगला पाठ हम कल पढ़ेंगे।